नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार श्री पूजन झा जी हैं। कई मीडिया संस्थानों में संपादक रहे और फिलहाल भी बिहार पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, अभी भी आरजेडी के साथी उन्हें माना जाए, जो इस चुनाव में उनके लिए आफत बन चुके हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं चुनाव की तो घोषणा हो चुकी है। पहले फेज की वोटिंग होनी है। हम फिलहाल शुरुआत करते हैं चुनाव से। चुनाव काफी धीरे धीरे जैसे दिन बीत रहा है। पहले लग रहा था कि हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब इंटरेस्ट जग रहा है। नहीं, धीरे धीरे इंटरेस्ट जगना शुरू हो गया। देखिए, 2 बड़ी रैली प्रधानमंत्री कर चुके हैं। महागठबंधन भी कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हालांकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं हो पाए हैं, लेकिन पूरी कोशिश है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बिहार ही शायद कड़ी चुनौती दे सकता है एनडीए गठबंधन को। तो अब तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप देखेंगे कि राजनीतिक हलचल वो काफी तेज होती चली जाएगी। लेकिन लगता है कि मुकेश सहनी को साथ लाकर तेजस्वी यादव ने इस लास्ट मोमेंट पर कुछ मास्टर स्ट्रोक खेला है, कुछ परसेंटेज ऑफ वोट किया, उन्हें फायदा होगा। जरूर कुछ फायदा तो होगा, लेकिन मैं इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं कहूंगा। आप देखिए कि तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं था कि मुकेश सहनी किस तरफ जाएंगे। पिछले बार आपने देखा था 2019 में किस तरीके से भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के पहले, आई स्टैंड करेक्टेड, वहां पर आपने देखा था कि कैसे मुकेश सहनी भरी सभा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। तेजस्वी यादव को कहा, आपने मेरी पीठ पर खंजर घोंपा है, और वो चले आए, एनडीए के पाले में आए। विश्वसनीयता का बड़ा सवाल है मुकेश सहनी को लेकर के। शायद यही बड़ा कारण था कि तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारा कर लिया था, यानी कि महागठबंधन में सीट बंटवारा हो गया था। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि शायद ये एक हल्का सा कुछ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इनका हो सकता है, और मुकेश सहनी एक तरीके से फिर से महागठबंधन के इसमें आ गए। 3 सीटें मुकेश सहनी को मिली हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना परसेंट वोट वो एक्चुअली स्विंग करा सकते हैं। खुद अपनी पार्टी पर कितना उनका दबदबा है, कितनी मजबूती से पकड़ है, ये तो हमने देख लिया था जब उनके 3 विधायक छिटक करके भाजपा में चले गए थे। अब जब हम बात करते हैं आरजेडी के कई नेताओं की, हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। जैसे फिलहाल हम शुरुआत करते हैं नवादा से। राजवल्लभ यादव के साथ तेजस्वी यादव के परिवार का काफी बेहद अच्छा संबंध रहा। उनकी पत्नी विभा देवी वहां से भी विधायक भी नवादा से। लेकिन अब जब विनोद यादव खड़े हो गए हैं, आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, लगता है किसी भी हाल से कि हाँ, जब राजवल्लभ यादव का परिवार नवादा में खड़ा है, अब तो 2 विधायक भी उनके साथ जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो आरजेडी में टूट हुई ना नवादा में। मैं मानता हूँ बिल्कुल बिल्कुल टूट हुई। और ये फैक्टर आप देखेंगे बिहार में कई जगह पे देखने को मिल रहा है। आगे हम थोड़ा सा और आपको बताएंगे विस्तृत तरीके से कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे मूल वजह क्या है। लेकिन हम चूंकि एक पर्टिकुलर सीट की बात कर रहे हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये डिविसिव फैक्टर्स कहीं ना कहीं महागठबंधन के खिलाफ जरूर जाएगा। अगर थोड़ा भी वोट परसेंटेज स्विंग करता है तो बड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। ये जो बड़ा दिलचस्प हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई इस उम्मीद से कि शायद 2024 में कड़ी चुनौती दे पाएगा। पूरा इंडिया गठबंधन हम देखते हैं बिखर गया। लेकिन अब जो भी है, कुनबे में जितने भी दल शामिल हैं, कोशिश उनकी यही कि किसी तरीके से कड़ी चुनौती कम से कम बिहार में तो दी जा सके। तो इसके भी कह रहे हैं कि चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, देखना होगा। क्योंकि हमने नवादा की बात की, अब जरा हम आते हैं सीवान पर। शहाबुद्दीन और उनका परिवार, मोहम्मद शहाबुद्दीन के कंट्रीब्यूशन को आप तो जानते ही हैं, आपने उन्हें कवर भी किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर लोग अभी भी कहते हैं कि वो मरते मर गए, लेकिन उन्होंने लालू यादव और आरजेडी को नहीं छोड़ा। वो चाहते तो नीतीश कुमार की ओर जा सकते थे, और लालू यादव के परिवार ने भी उनको नहीं छोड़ा था। खास करके लालू यादव को देखिए कि शहाबुद्दीन को कितना तवज्जो दिया। शहाबुद्दीन एक तरफ सुर्खियां बटोरते रहे बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस, लेकिन इसके बावजूद शहाबुद्दीन, उनको पता था कि एक विनेबिलिटी फैक्टर है शहाबुद्दीन के साथ। ठीक है, उनके बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रशंसक होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको क्रिटिसाइज करेंगे। दागदार छवि रही है, एक बाहुबली की छवि रही है उनकी, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक रॉबिनहुड इमेज भी रहा था शहाबुद्दीन का। इस वजह से वो कहीं ना कहीं वोट स्विंग कराने की स्थिति में रहते थे। उन्हें फॉरवर्ड भी वोट देने में कतराते नहीं थे। फॉरवर्ड का वोट देखिए, जिनकी मदद करते थे शहाबुद्दीन, वो नहीं कतराएंगे, और जो मानते हैं कि शहाबुद्दीन आताताई थे, जाहिर तौर पर वो कतराएंगे। तो मैं कहूंगा कि एक ऐसा कैरेक्टर वो रहे हैं शहाबुद्दीन जी, जो कम से कम वोट तो स्विंग कराते थे। और लालू प्रसाद यादव को बखूबी ये पता था कि ये वो लोग हैं जिनकी जरूरत लालू प्रसाद यादव को है। लेकिन अब बहुत बदलाव हो रहा है राजद में। क्यों? हाँ, अब ऐसा क्यों हो गया? क्यों ऐसा लग रहा था आलोक कि आप इस सवाल पर आएंगे, ऐसा क्यों होगा? अच्छा, पिछले चुनाव का मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि राजद के बाहर बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगी थी, और ऐसी होर्डिंग्स आपको पटना में या पूरे बिहार में कई जगह देखने को मिली थी।
उन होर्डिंग्स से लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी की तस्वीरें गायब थी। उसके पीछे वजह क्या थी? तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, उनके साथ जो थिंक टैंक चल रहा है उसकी सोच अलग है। पहले हम सुनते थे कि लगातार बिहार में एक तरह से कहा जाता था भूरा बाल साफ करो। अब हम लगातार सुन रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं A to Z की पार्टी हैं हम। ये कोशिश हो रही है कि सवर्णों को भी किसी तरीके से साधा जाए। तभी हमने देखा था कि उस तरीके से तब्दीलियां आई थी, जहां राजद एमएलसी के चुनाव में भी या फिर मनोज झा को जो जिस हिसाब से पोजीशन दिया गया है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये समझ में ये बात आ गई है कि अगर विनेबिलिटी फैक्टर अपने साथ रखना है तो MY समीकरण के बियॉन्ड भी सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने कैसे सोशल इंजीनियरिंग करके इसी MY समीकरण को ध्वस्त किया था साल 2005 में, और ये जो कमी है राजद में, इसकी पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि किस तरह से इसकी भरपाई हो। तभी हम देख रहे हैं कि बयानबाजी जो है वो बिल्कुल अब अलग हो रही है। और आप जो अभी मूल प्रश्न हमसे लगातार कर रहे थे कि अलग अलग जगह जो ऐसे कहते हैं कि एक जगह के सुपर पावर कहे जाते थे, आज वो दरकिनार क्यों कर दिए गए तेजस्वी यादव के द्वारा या तेजस्वी यादव के करीबियों के द्वारा? ये कहीं ना कहीं वो एक इमेज चेंज, इमेज मेटामॉर्फोसिस की कोशिश हो रही है। चेहरा चमकाने की राजनीति होती है, चेहरा चमकाने की राजनीति कि कोई दाग ना रहे। लेकिन अब लगातार आप देख रहे होंगे कि एनडीए के तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जंगल राज की याद वो दिलाते रहते हैं। अब तो और आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार भी बार बार जंगल राज की बात कर रहे हैं इस चुनाव में। कल ही उन्होंने कहा कि 2004 से पहले क्या था, महिलाएं सड़क पर नहीं निकलती थी, क्या हाल था, कैसी मजबूरियां थी लोगों की। और जब बीच में दरार बिल्कुल अपरेंट हो गया था, हम और आप तो लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, हालांकि वो महागठबंधन का हिस्सा भी थे, और इसी वक्त से हम कयास लगा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। उसी दौर से वो भरी सभाओं में और तेजस्वी यादव के प्रेजेंस में इस चीज को कहते थे कि मालूम है ना आपको 2005 के पहले क्या हुआ करता था। उनके सामने इस चीज का जिक्र करते थे कि यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस चीज को तो मानते हैं कि भाई उसके पहले की स्थिति क्या थी, और लोगों के जहन में चीज ये याद ताजा है। लेकिन एक बड़ा तबका उसके बाद वोटर बना है। उसने वो 1990 से लेकर के 2005 का जो कालखंड था उसमें क्या चीजें बिहार में हुई उसको नहीं देखा था। उस वक्त इस तरीके के स्लोगन्स तो लोगों ने सुने कि बिहार की सड़कों को हम हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, उस पर काफी तीखी टिप्पणी भी हुई। लेकिन स्थिति क्या थी? मैं खुद दिल्ली से कवरेज करने के लिए यहाँ पर आता था। यहाँ से महज बेगूसराय जाने में यकीन नहीं करेंगे 8 घंटे 9 घंटे लगते थे। ये नहीं समझ में आता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आज तो 2-3 घंटों में ही रास्ता पार हो जाता है। आज तो पूरा रास्ता आप तय कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आलोक, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होना है। जब हम शहाबुद्दीन के परिवार पर फिर आते हैं, लगता है कि तेजस्वी यादव में एक बात है, क्योंकि अगला सवाल जो है पप्पू यादव को लेकर होगा। ओसामा साहब हो या पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव को लेकर अब एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि लालू परिवार जो है वो किसी और यादव फैमिली को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग कमेंट में भी लिखते हैं और चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव शैडो से बाहर निकलना चाहते हैं। किस शैडो से? कौन सा शैडो? जाहिर तौर पर जो शैडो था रहा है, व्याप्त रहा है बिहार में, उसकी लगातार चर्चा होती है। वो बैगेज नहीं ढोना चाहते हैं। तो मान लें कि लालू जी वाली लीगेसी तो लैपअप करना चाह रहे हैं। हाँ। विडंबना इसको आप कहेंगे ना, लीगेसी तो लैपअप करना चाह रहे हैं। लालू की लीगेसी के MY कोर वोट बैंक वो इंटैक्ट रहता है, उससे लेना चाहते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड क्या? तो उसके बियॉन्ड तेजस्वी यादव सोचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जो भी तेजस्वी यादव के हाल के दिनों के एक्शन हैं, वो चाह रहे हैं कि उसके बियॉन्ड हम क्या करें और किस तबके का वोट हमको मिल सकता है, ताकि ये जो कहा जाता है कि MY समीकरण तकरीबन 30-31%, इसके बियॉन्ड अगर मूव नहीं करेंगे तो विनेबिलिटी फैक्टर नहीं रहेगा इनके साथ। देखना होगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव भी अब कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, कैंची छाप उन्हें सिम्बल अलॉट भी कर दिया गया है। लगता है कि पूर्णिया की रणभूमि में भी, क्योंकि पप्पू यादव, बीमा भारती, अब तो चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक संयुक्त सभा कराई जाए। नहीं तो एक परसेप्शन रहा है कि कांग्रेस नेता जो है वो भीतर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। परसेप्शन चाहे जो भी बनाने की कोशिश हो, लेकिन ये बात सच है कि अगर पप्पू यादव एज एन इंडिपेंडेंट, वो कई चुनाव जीत चुके हैं, तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये वो इलाका है जहां पर पप्पू यादव का दबदबा है। उनके अपने फॉलोअर्स हैं और एक मैसेज यादव समाज में भी कहीं ना कहीं ये गया कि आखिर एक यादव के साथ ही ऐसा क्यों किया गया। वजह
स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जब पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय करते हैं, उसके ठीक एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात महज औपचारिकता नहीं हो सकती, जाहिर तौर पर राजनीति पर बातें हुई होंगी। तो पब्लिक में परसेप्शन क्या गया, मैसेज क्या गया? मैसेज तो यही गया कि शायद लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर लिया। दूसरी ओर लोग ये भी सोचने को मजबूर होंगे कि आखिर कैसी पार्टी है कांग्रेस की। उनका एक नेता कह रहा है, उसके साथ विनेबिलिटी फैक्टर है, लेकिन पार्टी अपने ही कैंडिडेट, अपने ही मतलब ये कि एक मेंबर के साथ खड़ी नहीं दिख रही है। वो कहिए कि इस गठबंधन धर्म को निभाने की बात तो मैं नहीं कहूँगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बार्गेनिंग कैपेसिटी में कभी भी कांग्रेस थी नहीं। जो सीटें दे दी गई और लालू प्रसाद यादव ने जो जो ऑफर किया, इनको बस उतना ही में ही इनको संतोष करके रहना से नहीं मांगा उन्होंने, मांग ही नहीं सकते थे, वो क्षमता नहीं है कांग्रेस की। हालांकि पोस्चरिंग तो हुई थी, तो आपको भी पता होगा कि तकरीबन 14 सीटों का पूरा खाका खींच करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा गया था वो लिस्ट। ये कहा गया था कि ये 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में, यानी कांग्रेस चाह रही थी कम से कम 14 सीटें उनको दी जाए। अब लगता है अब अंतिम सवाल मेरा होगा, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का नाम हम लेंगे, प्रभुनाथ सिंह। जब उपचुनाव हुए थे उस वक्त प्रभुनाथ सिंह एमपी बने, और प्रभुनाथ सिंह का क्या दबदबा था महाराजगंज में। उस महाराजगंज की सीट पर जहां उनके जो बेटे हैं रणधीर यादव, वो चुनाव लड़ते थे, उस महाराजगंज की सीट को लालू प्रसाद ने दे दिया कांग्रेस को, तो प्रिंट छुड़ा लिया ना अपना, लगता है यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद तेजस्वी यादव की चली है। चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि तेजस्वी यादव शैडो से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये कड़ा सवाल मैं पूछूंगा सबसे। बिल्कुल, आप बिल्कुल कड़ा सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मेरी भी आदत हमेशा रही है, कड़े सवाल, तीखे सवाल मैं करता हूँ। लेकिन वस्तुस्थिति तो यही है अभी ना कि तेजस्वी यादव को देखें आप कि वो कर क्या रहे हैं पार्टी में। वो छवि वो बदलना चाह रहे हैं। बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे ये अलग विषय है। वो शैडो से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तभी मैंने कहा आपको कि लिगेसी तो अपनाना चाह रहे हैं, बैगेज को डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं। तो एक अंतिम सवाल मेरा यही होगा, आपने सभी जितने मैंने उदाहरण दिए, जितने केसेस की हमने चर्चा की, आपने कहा कि लेगेसी वो लेना चाहते हैं, बैगेज में ढूंढना चाहते हैं और शैडो से बाहर आ रहे हैं। तो यानी कि आरजेडी में लालू युग का अंत हो रहा है और तेजस्वी युग की शुरुआत हो रही है, यही बात मुझे लगता है ये स्पष्ट है। हालांकि इस लाइन चुनाव सही है? में मुझे लगता है हाँ, बहुत हद तक शायद हम मतलब कहिए कि थोड़ा पहले ये वक्तव्य हमारा होगा ये, लेकिन शुरुआत मुझे साफ बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है इसकी। तेजस्वी कॉल ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, और जितने भी निर्णय लिए गए उसमें तेजस्वी यादव की अहम भूमिका रही है। तेजस्वी यादव परिपक्व हैं। मैंने देखा है उनको कि कैसे लालू प्रसाद यादव जब जेल में थे, इसके बावजूद तेजस्वी यादव सिंगल हैंडेडली कैंपेन करते हुए अपनी पार्टी को कहां से कहां वो पहुंचा सकते हैं। यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता तेजस्वी यादव में है। अब बात फिर वहीं आकर के बार बार हमारी टिक रही है कि वो लिगेसी को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बैगेज लेकर के बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। लालू की जो विरासत थी उसे ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा लगेज था उसे, या जिससे कोई चरित्र पर कलंक लगे या पार्टी पर कलंक लगे, उसे बहुत बड़ा वक्त है तेजस्वी यादव के पास, बहुत बड़ा वक्त है। आप पिछले चुनाव का जिक्र कर लेना, 2020 के चुनाव का आप जिक्र कर लें, मुझे लगता है कि राजद का परफॉर्मेंस खराब नहीं था। एक तरफ आप देखिए तमाम दिग्गज, एक तरफ तमाम दिग्गज थे, नीतीश कुमार थे, आपके पूरी भाजपा थी, सुशील मोदी भी थे, संगठन का इतना बड़ा सपोर्ट था, और सिंगल हैंडेडली आपने देखा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से चुनावी मैदान में और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरते हैं। लोकसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, केंद्र में सरकार चुनने के लिए लोग वोट करते हैं, यहाँ पर आपको शायद परिणाम देखने को ना मिले, लेकिन असल खेल बिहार में आपको देखने को मिलेगा साल 2025 में। मतलब चुनाव हुआ तो तेजस्वी यादव वाली आरजेडी है, अभी से मानना चाहिए। लालू यादव कम से कम उस ओर में साफ आरजेडी को जाता हुआ दिख रहा है। वो हो भी जाएगा, मुझे लगता है ऑलरेडी ये हो चुका है कि तेजस्वी की मर्जी के बगैर डिसीजन नहीं हो रहे हैं। तेजस्वी यादव की मर्जी के बगैर डिसीजन नहीं हो रहे हैं, और जिन नेताओं की हमने चर्चा की है उन नेताओं ने फजीयत तो बढ़ानी शुरू की है। शिवपूजन झा जी थे हमारे साथ, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से समझाया है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा वो चाह रहे हैं, और इन नेताओं से फजीयत भी काफी बढ़ रही है चुनाव में। आप देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।